प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम रसायन विज्ञान के ऐसे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे एसएससी के अंतर्गत डीईओ, एलडीसी, मल्टीटास्किंग, जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल, रेलवे में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्टेट पुलिस में बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सी सैट, बीपीएससी, यूपीएससी, सी टेट, एस टेट, बिहार एसएससी इत्यादि। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो सेट है 25 क्वेश्चन का, उसका पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 51वां क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। यदि यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, जिस धातु से यह बना होता है वह अग्नि प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन बी, जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती है। और ऑप्शन नंबर सी है, यह समृद्ध यानी कि क्लोज्ड तंत्रों में नहीं जलता है। और ऑप्शन डी है, यह अधात्विक पदार्थों से बना होता है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो, जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट भी याद रखिएगा आप लोग, ये जो है टंगस्टन से मिलकर बनता है। टंगस्टन से मिलकर नहीं, टंगस्टन का ही बना होता है। और इसका जो संकेत होता है वो वुल्फ्राम होता है। और ये जो है 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है, मतलब जब ये बल्ब जलता है तो फिलामेंट का जो है टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। उस समय क्या होता है कि बल्ब में जो है आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, और आप लोग जानते हो कि बिना ऑक्सीजन का तो जलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि वो निर्वातित होता है, यानी कि इवैक्यूएटेड होता है, उसमें जो भी एयर होते हैं उसको निकाल लिया गया होता है और उसके जगह पर अशुद्ध नाइट्रोजन भर दिया जाता है। और अक्रिय गैस जैसे कि आपका जो है ये जेनन हो गया, या फिर जो है आपका वो क्रिस्टॉन होगा, ये सब गैसें जो है आपका भर दी जाती हैं, ताकि वो उसमें किसी प्रकार का जो है कोई रिएक्शन नहीं हो। और आप लोग ये जानते हैं कि जलना भी एक प्रकार का जो है रासायनिक चेंज होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जब उसमें ऑक्सीजन रहेगा नहीं और अक्रिय नाइट्रोजन और अक्रिय गैसें रहेंगे, तो इस वजह से जो है वहां पर जलने का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्पात में होता है, कार्बन का परसेंटेज आपको बताना है। ऑप्शन ए 0.1 से 2% कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है 5 से 10% कार्बन, और ऑप्शन नंबर सी है कोई कार्बन नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी है 20% कार्बन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, आपको मैं कुछ डेटा बता दूं कि इस बात में जो है करीबन करीबन 0.25 से लेकर के 1.5% आपका जो है कार्बन होता है, जो देख सकते हो 0.1 से 2 के बीच में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना है, एक आता है स्टेनलेस स्टील। मतलब कि आपका जो है बिना जंग लगने वाला जो है आपका, वो एक प्रकार का जो है इस्पात हो गया। तो ये जो स्टेनलेस स्टील या फिर इस्पात होता है, इसमें अगर बात की जाएगा तो ये कैसे बनता है। तो देखो, इसमें जो है आपका कार्बन नहीं होता है, कार्बन के जगह पे इसमें जो है क्रोमियम होता है। ठीक है, और क्रोमियम के अलावा जो है इसमें निकेल भी होता है, और निकेल के अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है लोहा भी होता है, यानी कि जो है आपका Fe, फेरस भी होता है। अब देखो, ये जो क्रोमियम होता है, इसकी वजह से ये जो आपका स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस, यहाँ पे जो मैं लिख भी देता हूँ, स्टेनलेस स्टील, स्टील को ही जो है हम लोग हिंदी में इस्पात कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस्पात का जब बात किया जाएगा तो उसमें तो जो है कार्बन होता है, और जब बात करेंगे स्टेनलेस स्टील का तो उसमें जो है आपका क्रोमियम, निकेल और फेरस होता है। अगर उसमें भी बात करेंगे क्रोमियम कितना होता है, तो क्रोमियम जो है आपका 18% होता है। तो ये एक डेटा अलग से आप लोग को याद रखना है। और इस क्रोमियम की वजह से क्या होता है, ये जो है ज्यादा हार्ड होता है, मतलब ज्यादा ये सख्त होता है। दूसरी बात कि इसमें जंग नहीं लगता है। तो इस वजह से जो है स्टेनलेस स्टील से जो हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके घरों में बर्तन आते होंगे। ठीक है, और बहुत सारे औजार बनते हैं जिसमें कि जंग नहीं लग सके। और इस्पात का उपयोग आप लोग जो है बहुत सारे जगहों पर देखते ही हैं, जैसे कि बर्तन बनता है उससे, जो है पुल बनता है उससे, जो है बहुत सारे औजार बनते हैं, रेल की पटरियां भी बनती हैं उससे। तो ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है।
अंतर बस इतना ही है कि इस्पात का जो जनरल यूज है वो हम लोग नॉर्मली तो करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया बर्तन से लेकर के पुल हो गया, चाहे औजार हो गया, चाहे आपका रेल पटरी हो गया, और उसी में हम लोग ऐसा इक्विपमेंट चाहते हैं, ऐसा जो हम लोग कोई भी सामान चाहते हैं जिसमें जंग नहीं लगे, तो वहां पर जो हम लोग स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार मंड यानी कि स्टार्च को जल अपघटित करके निम्नलिखित में से क्या बनाता है? तो वो जो है आपका ग्लूकोज बनाता है। स्टार्च जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आप चावल ही खा रहे हो तो उसमें जो भी चीजें स्टार्च वगैरह होता है, या फिर आलू खा रहे हो उसमें जो भी स्टार्च है, तो वो जो है आपका जो लार मंड होता है, मतलब कि जो स्टार्च हो गया वो लार मंड हो गया। अब उसमें लार में एक आपका जो है टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका स्पेलिंग, PTYLIN। ये टाइलिन जो होता है ये एक एंजाइम होता है जो कि लार में पाया जाता है। यही एंजाइम क्या करता है कि इस स्टार्च को जो है यानी कि लार मंड को जो है ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लार, सॉरी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है। तो हम लोग जो है श्वसन करने के लिए सांस लेने में क्या यूज करते हैं? तो हम लोग जो है ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है कि ग्लूकोज के साथ में जो है आपका रिएक्शन करता है। यहाँ पर C6 हो गया, H12 हो गया और O6 हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ में जब रिएक्शन करता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज के साथ में, तो ये जो है आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ साथ बनाता है CO2, H2O, और H2O के अलावा जो है आपका एनर्जी। और एनर्जी के लिए ही तो हम लोग सांस लेते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती है जिसमें होता है। तो देखो ये जो आपका एल्यूजेल होता है इसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। वैसे नाम से ही देख सकते हो एलयू इसमें भी आ रहा है और एलयू इसमें भी आ रहा है। तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ एक गोली हो गया जो कि हमारे पेट में जो है जो अम्लीयता हो जाता है उसको कम करता है, यानी कि जो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है उसको जो है ये खत्म करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका होती है। तो क्या होता है भोजन में जो है लवण का भूमिका? तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं। खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना, दूसरा है थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन सी है खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाता है, और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों के जल में घुलनशीलता को बढ़ाता है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि ये जो भोजन में हम लोग जो भी सॉल्ट्स खाते हैं, लवण खाते हैं, ये जो है जा करके हमारे बॉडी में क्या करता है कि थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जो कि हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है, खास करके आमाशय में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र यानी कि जो है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड आणविक सूत्र यानी कि जो है आपका मोलिकुलर फार्मूला परस्पर निम्न किस प्रकार से जो है आपका वो संबंधित होते हैं? तो देखो इसमें जो है आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अगर मैं बात करूं कि जो है एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एथेन का फॉर्मूला आपका हो जाता है C2H6। ओके, अब ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि जो है आणविक सूत्र हो गया। और इसका सिंपल मतलब कि उसका जो है इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका इंपेरिकल फार्मूला मतलब सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसको 2 से 6 कटा देंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो इसका जो है आपका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका जो है इंपेरिकल फार्मूला मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ EF यानी कि इंपेरिकल फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है CH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने जो 2 से भाग किया हुआ है, यहाँ पे दोनों में क्या किया है, 2 से भाग किया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंपेरिकल फॉर्मूला EF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है मोलिकुलर फार्मूला MF और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका जो है N। तो इस तरीके से अगर इसको जो है आगे हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, देखो अब N को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका MF यानी कि मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है EF यानी कि इंपेरिकल फार्मूला और इनटू हो जाएगा आपका जो है 2। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है आणविक सूत्र बराबर N गुणे
मूलानुपाती सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। तो आप लोग जो है आप भी देख लो कि सोना सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, तांबा करते हो, एल्यूमिनियम करते हो, लोहा करते हो। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग आंसर करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अभी सबसे ज्यादा जो है उपयोग करते हैं लोहा। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो गोबर गैस में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है आपका जो है मीथेन गैस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है 59वें क्वेश्चन में कि हम लोग जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है गोबर गैस में क्या चीज यूज करते हैं, तो मीथेन गैस, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है वो लगभग लगभग 65% होता है। ये भी आप लोग याद कर सकते हो कि लगभग लगभग जो है ये 65% होता है। चलिए अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं गोबर गैस कैसे बनता है। देखो गोबर गैस बनाने के लिए क्या होता है, एक टंकी जैसा होता है, ठीक है ना। एक टंकी हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पानी रहता है, और पानी के साथ साथ क्या करते हैं कि इसमें जो है मतलब एनिमल जो एक्सक्रेटा होता है, यानी कि जंतुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसमें घोला जाता है, और कुछ और भी जो पौधों के अपशिष्ट पदार्थों को घोल दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो है आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके इन सभी अपशिष्ट पदार्थों के ऊपर पानी के उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जिससे कि आपका गोबर गैस बनता है। और ये जो गोबर गैस होता है ये काफी उत्तम क्वालिटी का जो है आपका ईंधन होता है, मतलब काफी अच्छा होता है। इससे जो है किसी प्रकार का धुआं वगैरह नहीं निकलता है, किसी प्रकार का कोई भी जो है आपका हमारे लिए हानिकारक चीजें नहीं निकलती है। बल्कि देखो इसमें जो है आपका बेकार पदार्थ के रूप में जो है नाइट्रोजन के कुछ आपके जो है और फास्फोरस के जो है कुछ यौगिक निकलते हैं, जो कि खाद के रूप में उपयोग कर लिए जाते हैं, मतलब वो उनसे उर्वरक बन जाता है। देखो कितना ये अच्छा ईंधन है कि एक तो जिस प्रकार से अन्य जलावनों को हम लोग जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, उससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो वो नहीं निकल रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ छूट रहा है बेकार पदार्थ के रूप में, तो वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऐसे कुछ यौगिक छूट रहे हैं, बच रहे हैं, जो कि हम लोग उर्वरक के रूप में खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर गैस जो है आपका काफी अच्छा पदार्थ है, काफी अच्छा जो है एक जलावन है, और साथ ही साथ जो है काफी अच्छा इससे जो है हम लोग उर्वरक भी प्राप्त कर ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका बायोगैस। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एसिटिलीन गैस होता है वो जो है आपका फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है, इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए है कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, और ऑप्शन नंबर डी है यूरिया। इसमें देखो ये तीनों के दिनों जो है आपके ये काफी सख्त काफी कॉन्सेंट्रेट क्वालिटी है। मतलब काफी कॉन्सेंट्रेट कहने का मतलब ये होगा कि जैसे अमोनियम सल्फेट को खेत में डालेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अमोनियम मिलेगा। यूरिया भी आपका काफी कॉन्सेंट्रेट हो गया, और सुपर फॉस्फेट भी जो आपका काफी कॉन्सेंट्रेट हो गया। बट ये जो कंपोस्ट है ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं है, यानी कि हमें कंपोस्ट खाद को जो है इन तीनों के अतिरिक्त ज्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कम कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से जो है इसमें मतलब सारे जो है आपके अवयव मिल जाते हैं, सारे जो है खाद मिल जाते हैं, और ये किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये तीनों के तीनों जो है आपका ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से अगर इन तीनों में से किसी का भी उपयोग जमीन पर ज्यादा किया जाता है, खेतों में ज्यादा किया जाता है, तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन कंपोस्ट से किसी प्रकार कोई भी नुकसान पौधों को नहीं होता है, जमीन को नहीं होता है। तो इसलिए कंपोस्ट खाद जो है इन चारों में सबसे अच्छा उर्वरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएच प्रदर्शित करता है। तो पीएच जो है आपका प्रदर्शित करता है किसी भी विलयन का अम्लता और उसका क्षारकता। हम लोग पीएच किसी भी किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन का जब हम लोग पीएच वैल्यू निकालते हैं, तो उससे हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि भाई 7 से कम है या 7 से अधिक है। जब हम लोग देखते हैं कि 7 से कम है, इसका मतलब कि वो अम्ल है, यानी कि पीएच वैल्यू अम्लीयता को दर्शाया। और जब हम लोग देखते हैं कि 7 से अधिक है, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो पदार्थ का जलीय विलयन है वो है आपका क्षारीय, यानी कि क्षारकता को दर्शाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। तो देखो वैसे तो बात करो तो ये 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए 2, 7, 9, 12। तो इसमें करेक्ट आंसर हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है। तो देखो इसमें जो है आपका अमोनियम सल्फेट बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बात करें, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक आपका जो है सॉल्ट हो गया, ये भी सोडियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट भी सॉल्ट हो गया। लेकिन ये जो है आपका ये एक आपका जो है क्षार हो गया, जिसका कि पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, उसका पीएच वैल्यू जो है आपका 7 से अधिक होगा।
अगला क्वेश्चन है सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, क्योंकि देखो सेल या फिर खनिज देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है आपके मिट्टी के कण होंगे, उसमें जो है बालू होंगे, ठीक है, चट्टाने होंगी, ये सेल मतलब चट्टान होता है। तो ये जो आपका है इसमें आपका SiO2 सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। SiO2 है, इसका मतलब कि इसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। तो देखो ऑक्सीजन है, कार्बन है, सिलिकॉन है और बोरॉन है। इनमें सबसे जो सटीक आंसर है वो है आपका कार्बन। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो ना हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रो कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसमें आपने अलग अलग प्रकार के जो है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, ठीक है। और आप लोग ये भी देखते हो कि जिस प्रकार से हम लोग गिनती इनफाइनाइट तक गिनते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन भी जो एक एक करके काफी सारा मतलब लंबा लंबा सीरीज बनाते हैं और बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है इन सब हाइड्रोकार्बन काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में सबसे ज्यादा मिल करके यौगिक बनाने वाला जो तत्व है वो है कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है आपका आग लगा हुआ है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना कि इस आग के चारों तरफ जो है एक ब्लैंकेट यानी कि जो है आपका एक कवर के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो बाहर में ये जो ऑक्सीजन है ये आग तक पहुंच ही नहीं पाता है और इस वजह से जो है आपका आग जलना बंद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर CO2 था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। तो घरेलू ईंधन के रूप में जो है हम लोग मीथेन का उपयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने जो है बायोगैस का पढ़ा हुआ था, यानी कि जो गोबर गैस का पढ़ा था, जिसमें कि 65% मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। किसका जो है जलीय विलयन मतलब कि काफी तेज अम्लीयता को दर्शाता है। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब जल में घुलता है तो वो काफी मतलब कि स्ट्रॉन्ग अम्लीयता का गुण दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। सिलिकॉन तत्व किसमें पाया जाता है, यहाँ पे किसमें छूट गया है, सिलिकॉन तत्व किसमें पाया जाता है? तो सिलिकॉन तत्व जो है आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे ए होना चाहिए, चलो ए यहाँ पे कोयला है, बी यहाँ पे रेत है और सी है चूना पत्थर और डी है लवण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रेत। रेत में जो है ये आपका ज्यादा रेत में पाया जाता है, क्योंकि रेत का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो मैंने बताया था ना, रेत का फॉर्मूला हो जाता है SiO2 बालू का, ठीक है ना। सैंड में आपका क्या पाया जाता है, सैंड में आपका जो है SiO2 यानी कि सिलिकॉन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो ये जो है आपका विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जो गैस होता है, नेचुरल जो गैस होता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन के साथ साथ किससे मिलकर के बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ठीक भी मैं कर देता हूँ। प्राकृतिक जो गैस होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों ही जो है आपके मिल करके और फिर जो है आपके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और वही हाइड्रोकार्बन जो है आपका प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में आपका उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है HCl। तो HCl जब इसका फॉर्मूला हो गया तो फिर इसमें हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बाकी क्या बच रहा है, क्लोरीन बच रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 72 का, कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। लौह अयस्क जैसे कि आपका जो है आपका मैग्नेटाइट हो जाता है, हेमेटाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लौह अयस्क जो है उससे लोहे का उत्पादन किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो लोहे का उत्पादन जो है आपका वो होता है अपचयन के द्वारा। अपचयन मतलब रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो अपचयन यानी कि रिडक्शन के जरिए जो है आपका निष्कर्षण किया जाता है लोहे के अयस्क से। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एथिलीन तथा स्टाइरिलीन स्टाइरिन
कि व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है, मतलब उसके किस क्षमता के कारण जो है आपका व्यापारिक उपयोगिता होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एथिलीन और स्टायरीन जो होता है उसका व्यापारिक उपयोगिता उसके किस क्षमता के कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुलकीकरण के कारण, यानी कि क्लोराइजेशन के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वैल्यू देने वाला यौगिक कौन सा है। तो जाहिर सी बात है वो आपका क्या हो जाएगा, वो जो है 7 से कम जो देगा वो आपका एक अम्ल हो जाएगा। और इन तीनों में आप लोग देख सकते हो एथेनॉल है, यानी कि इसमें भी OH आ रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। शर्करा है, ये भी नहीं होगा। लवण है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शर्करा। शर्करा जो होता है वो पानी में घुलने के बाद से जो है लगभग लगभग 2.5 से 3.5, मतलब 2 पॉइंट लगभग 4 से लेकर के जो आपका 3.4 पीएच वैल्यू आपका जो है देता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, शर्करा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई है और क्लास अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही चाहते हो कि 25-25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मैं ऐसे लेके आऊँ जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो फिर आप लोग वीडियो को जो है डेली बेसिस पर आकर के इस चैनल पर देखते रहें और साथ ही साथ जो है दोस्तों को भी शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।